everyone, welcome in English class. So in today's video we will read our poem, 8th poem on the grasshopper and cricket. It is the poem of chapter 8, okay, that we have taught in the previous video. चैप्टर 8 के साथ की पोएम है ये, जो चैप्टर 8 हम अभी प्रीवियस वीडियो के अंदर हम बिल्कुल इसको फिनिश कर चुके हैं. ओके, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पोएम on the grasshopper and cricket. First of all, introduction of the poem and the poet. So the poet of that poem is John Keats. Okay, इनका जो poet है इस poem का वो कौन है? John Keats. John Keats was born in 1795 and he was died in 1821. इनका जन्म 1795 के अंदर हुआ था और इनकी जो डेथ हुई वो हुई 1821 के अंदर. So John Keats is one of the most famous English poet of all time. ये जो थे बहुत ही फेमस रहे हैं अपने टाइम में, पोइट जो थे वो उसके में. He was associated with the romantic poets. मतलब ये एक रोमांटिक टाइप की पोएम जो है, इस टाइप की पोएम्स को ये लिखते थे. His poems are full of beautiful imaginary and language. इनकी जो पोएम होती थी उसके अंदर बहुत अच्छी इमेजिनेशन और बहुत अच्छी लैंग्वेज का यूज किया जाता था. इन दिस पोएम द ग्रासहॉपर एंड द क्रिकेट एक्ट एज सिंबल. ये जो पोएम है इसके अंदर जो आपको दो कैरेक्टर्स इसके नेम के अंदर सजेस्ट किए जा रहे हैं, ग्रासहॉपर एंड क्रिकेट, ये जो दोनों हैं ये एक सिंबल की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे. मतलब ग्रासहॉपर किसी चीज अलग चीज के लिए सिंबल की तरह रिप्रेजेंट किया गया है और क्रिकेट को किसी और चीज के लिए एज ए सिंबल यूज किया गया है. ओके, सो ईच सजेस्टिंग समथिंग एल्स, दोनों अलग अलग कुछ अपना सजेस्ट कर रहे हैं अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग. सो दिस पोएम इज एन एग्जांपल ऑफ द पोएट्री फ्रॉम कॉल्ड अ सोनेट. ये जो आपकी पोएम है इसे आप एक सोनेट बोल सकते हो. नाउ द क्वेश्चन इज इन योर माइंड इज व्हाट इज सोनेट. सोनेट होता क्या है? बेसिकली सोनेट एक 14 लाइन्स की पोएम होती है जिसको एक डेफिनेट राइमिंग स्कीम के अंदर एडजस्ट किया जाता है. ध्यान रखना, 14 लाइन्स की ही पोएम होती है. तो सोनेट हैज 14 लाइन्स इन अ डेफिनेट राइमिंग स्कीम. सोनेट क्या होता है? 14 लाइन्स की पोएम होती है जिसको कि मतलब एक कंप्लीट एक डेफिनेट फॉर्म के अंदर एक राइमिंग स्कीम के अंदर सेट किया जाता है. सो दिस पोएम इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टैंजास, फर्स्ट ऑफ 8 लाइन्स एंड सेकंड ऑफ 6 लाइन्स. ये जो पूरी पोएम है इसको 2 स्टैंजास के अंदर डिवाइड किया गया है. जो आपकी फर्स्ट स्टैंजा है इसके अंदर 8 लाइन्स है एंड इन द सेकंड स्टैंजा 6 लाइन्स, और जो सेकंड स्टैंजा है वो आपका है 6 लाइन्स का. तो इसलिए इसको ये फॉर्मेट है सोनेट के, सोनेट है ये बिल्कुल एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे कम्प्लीटली 14 लाइन्स है और एक फिक्स डेफिनेट एक राइमिंग स्कीम यहाँ पे दी गई है. ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट. नाउ द समरी ऑफ द poem. After the summary we will read the poem line to line. Okay, so first of all the summary. This poem is a celebration of the never ending poetry of the earth. ये जो poem है ये एक सेलिब्रेशन है किसका? कि जो नेचुरल ब्यूटी है, जो अर्थ की जो ब्यूटी है वो कभी भी, मतलब आपके ऊपर आप कितनी भी पोएट्री बोल लो, कितना भी कुछ बोल लो, उसका कभी एंड नहीं होगा. उसकी जो ब्यूटी है क्योंकि वो एंडलेस है. So the poet remarks that in the summer season all the birds grow faint with the heat. Poet ने यहाँ डिस्क्राइब किया है कि गर्मियों के सीजन में क्या होता है, जो पक्षी हैं, जो बर्ड्स हैं वो फेंट होने लग जाते हैं, बेहोश होने लग जाते हैं. किसकी वजह से? द हीट ऑफ द सन, जो सन की जो हीट, जो तपन, जो गर्मी होती है सन की, उसकी वजह से. सो दे टेक शेल्टर इन द कूल शेड्स ऑफ द ट्रीज. तो वो क्या करते हैं? शेल्टर लेते हैं, पनाह लेते हैं. किसके नीचे, किनके पास जाके? ट्रीज के पास जाके. जो ट्रीज की ठंडी छाया जो होती है उसके अंदर जाके वो शेल्टर लेते हैं. बट इवन देन व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू टायर्ड एंड ड्रेन टू सिंग, देयर इज वन वॉइस दैट कीप्स सिंगिंग, द ग्रासहॉपर. लेकिन जब सब कुछ बदला हुआ है, सब कुछ थके हुए ना, सब कुछ जो है मतलब ब्रेन दिखाई दे रहा है, थका हुआ सा दिखाई दे रहा है, उस टाइम पर भी एक आवाज है जो कंटिन्यूसली आ रही है, जो गाना गा रहा है वो है ग्रासहॉपर. सो द ग्रासहॉपर रन्स फ्रॉम हेज टू हेज एंड सिंग्स अबाउट द न्यू माउंट मीट. जो ग्रासहॉपर है वो
जा रहा है हेज टू हेज। हेज मतलब होता है बशिश, जो होती झाड़ियाँ होती हैं उनको बोलते हैं। तो एक झाड़ी से, एक बशिश से दूसरी बशिश तक जा रहा है वो। एंड थिंक्स अबाउट द न्यू माउ मीट, और वो अभी नए नए जो न्यू माउ मीट जो होता है, ये एक टाइप से एक ड्रिंक होता है जो आपके हनी से बनता है। ओके, सो तो क्या कह रहा है कि जो न्यू माउ मीट है, फ्रेशली कट, न्यू माउ तो मीन्स होता है फ्रेशली कट, एंड द मीट मीन्स होता है एक ड्रिंक होती है एक टाइप की, फॉर्म्ड बाय फर्मेंटिंग हनी एंड वाटर, जो किससे बनती है, फर्मेंटिंग हनी से और वाटर से। तो वो क्या कह रहा है कि द ग्रास ऊपर रन फ्रॉम हेज टू हेज, वो एक बशिश से दूसरे बशिश के ऊपर जाता है, एंड सिंग अबाउट, और गाना गा रहा है किसके बारे में, द न्यू माउ मीट के बारे में। सो ही टेक्स द लीड इन सेलिब्रेटिंग द समर लग्जरी व्हेन अदर्स सीम अनविलिंग। अब ये चीज क्या दिखा रही है कि वो एक लग्जीरियस वे में, बहुत शाही तरीके से अपने समर वेकेशन, समर जो सीजन चल रहा है उसको स्पेंड कर रहा है, जबकि जो दूसरे जो बर्ड्स, जो एनिमल्स, जो क्रिएचर्स हैं वो बिल्कुल भी विलिंग नहीं है इस चीज के लिए, अनविलिंग है। व्हेन ही ग्रोस टायर्ड ऑफ सिंगिंग ही रेस्ट एंड देन सिंग्स अगेन, जब वो गाते गाते थक जाता है तो फिर से रेस्ट करता है, और रेस्ट करने के बाद वो फिर से गाना स्टार्ट कर देता है। जस्ट लाइक इन द समर, सेम जैसे समर के अंदर, द पोएट्री ऑफ द अर्थ कंटिन्यूज इन द विंटर टू, जैसे समर के अंदर पोएट्री चल रही थी अर्थ से रिलेटेड, सेम ऐसे ही अब सीजन चेंज होने के बाद, यानी कि विंटर स्टार्ट हो गया समर के बाद में, तो विंटर में भी जो पोएट्री है, जो अर्थ की जो पोएट्री है वो कंटिन्यूटी फॉर्म के अंदर रहेगी। सो इन द विंटर सीजन द रोड्स एंड फील्ड्स आर कवर्ड विद द फ्रॉस्ट एंड स्नो, एंड देयर सीम टू बी नो साउंड एनीवेयर। और जब विंटर सीजन स्टार्ट होता है तो पूरे जो रोड हैं, जो फील्ड्स हैं, मतलब सब कुछ जो है वो बर्फ से ढक जाता है, कवर्ड कर देते हैं, सफेद चादर बिछ जाती है चारों तरफ, और किसी टाइप की कोई भी आवाज वहां से नहीं आती। बट इवन देन फ्रॉम अंडर अ स्टोन द क्रिकेट सिंग्स हिज सॉन्ग। लेकिन जैसे गर्मियों में सब चुप थे लेकिन ग्रास ऊपर गा रहा था, ऐसे ही जब अब सब कुछ कवर्ड है स्नो से, तो अब एक पेड़, मतलब सॉरी एक चट्टान के नीचे, एक रॉक के नीचे एक क्रिकेट है, वो अपना गाना गा रहा है। हिज सॉन्ग्स ब्रेक द साइलेंस एंड इंक्रीज द फीलिंग ऑफ वार्मथ। अब जो उसकी जो सिंगिंग की जो उसकी जो वॉल्यूम है, उसकी जो साउंड है, वो जो चारों तरफ जो साइलेंस फैली हुई थी उसको ब्रेक कर देती है, उसको तोड़ती है, एंड द फीलिंग ऑफ वार्मथ, और एक गर्माहट वाली फीलिंग आती है। So his songs in winter have the same effect as that of the grasshopper songs in summer. जो क्रिकेट का जो सॉन्ग है वो जो इफेक्ट डाल रहा है विंटर सीजन के अंदर, वो सेम वैसा ही है जैसा कि ग्रास ऑपर का जो सॉन्ग था वो समर में इफेक्ट डाल रहा था। दैट मीन्स यहाँ पे ग्रास ऑपर को एज ए समर सीजन रिप्रेजेंट किया गया है, और क्रिकेट को यहाँ पे एज अ विंटर सीजन रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे जो करेक्टर्स हैं उनको एज ए सिंबल यूज किया गया है। तो यहाँ पे जो ग्रास ऑपर है वो तो सिंबल हुआ आपके समर सीजन का, और जो क्रिकेट है वो आपका सिंबल हुआ विंटर सीजन का। ओके, दिस इज द समरी ऑफ द पोएम। नाउ आई एम गोइंग टू टेल द पोएम line to line and explain you. Okay, so now the first stanza, read the following stanza. The poetry of earth is never dead when all the birds are faint with the hot sun, and hide in cooling trees a voice will run from hedge to hedge about the new mown meadow. That is the grasshopper, he takes the lead in summer luxury he has never done. With his delight, for when tired out with fun, he rests at ease beneath some pleasant weed. So the poet says that the nature and its wonders act as the poetry of earth will never end. They never stop, and the earth poetry goes on and on. यहाँ पे जो पोइट है वो क्या कह रहा है फर्स्ट स्टैंजा के अंदर कि जो अर्थ की जो पोइट्री है, अर्थ का जो नेचर है, उसके ऊपर आपसे कितना भी बोल लो, उसकी जो पोइट्री है वो कंटिन्यूटी में रहती है। मतलब ऐसा नहीं कि एक सीजन आपने एक सीजन के ऊपर बात कर ली तो आपकी वो चीजें वहीं खत्म हो गई, तो अर्थ का दूसरा सीजन स्टार्ट होगा तो आप दूसरे सीजन के बारे में लिख सकते हो, बात कर सकते हो। मतलब उसकी जो पोइट्री है वो कभी फिनिश नहीं होती, वो हमेशा चलती रहती है, गोइंग ऑन रहती है।
सो व्हेन वन थिंग स्टॉप अनदर स्टार्ट, जब एक चीज खत्म हो जाती है तो दूसरी स्टार्ट हो जाती है, सेम एज द सीजन। एंड thus एज अ होल द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज नेवर डेड। तो सब सारांश यही है कि जो अर्थ की जो पोएट्री है वो कभी भी खत्म नहीं होती। सो फॉर एग्जाम्पल इन द समर टाइम, यहाँ पे एज एग्जाम्पल यूज किया गया है समर टाइम को। सो इन द समर टाइम व्हेन इट बिकम्स टू हॉट, द बर्ड्स गेट टायर्ड फ्रॉम द हीट एंड टेक शेल्टर इन द कूल शेड ऑफ द ट्रीज, थिंग्स सीम टू बिकम क्वाइट। जब समर सीजन स्टार्ट होता है और जो बर्ड्स हैं वो क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा थक जाती हैं। किसकी वजह से? जो टेम्परेचर जो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, जो हीट है उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा थक जाती हैं और थक कर क्या करती हैं, पेड़ों के अंदर शेल्टर अपना ढूंढ लेती हैं, उनके छाए के अंदर वो अपना शेल्टर ढूंढ लेती हैं। तो एक बार ऐसा लगता है कि बस अब सब कुछ खत्म, मतलब अभी थक गई, अभी अब नेचर ने अपना काम करना बंद कर दिया, ऐसा नजर आता है। दैट थिंग्स सीम टू बिकम क्वाइट, कि सारी चीजें बिल्कुल शांत नजर आती हैं। बट जस्ट देन अ वॉइस इज हियर्ड सेलिब्रेटिंग द समर। और जब हमें सोच रहे हैं कि समर बेकार है, सब थके रहते हैं, तभी एक आवाज आती है जो उस समर की जो साइलेंस है उसको बिल्कुल ही ब्रेक कर देती है। दिस वॉइस इज हियर्ड फ्रॉम हेज टू हेज। ये जो वॉइस थी ये आ रही थी कभी एक बशीर से, फिर अगली, फिर उससे अगली, मतलब वो चेंज कर रही थी अपनी पोजीशन को, जो जिसकी आवाज थी वो चेंज कर रहा था। दिस वॉइस इज दैट ऑफ द ग्रास होपर। ये जो वॉइस थी किसकी थी? ग्रास होपर की। सो ही टेक्स द लीड इन सिंगिंग अबाउट द न्यू माउ मेड एंड अदर वंडर्स ऑफ द समर टाइम। अब वो जो है वो गाना गा रहा है किसके बारे में? एक तो वो मतलब अपनी प्लेस को चेंज कर रहा है बार बार, एक हेज से दूसरी हेज पे। अभी मैंने बताया हेजेस क्या होती हैं, जो बशीर होती हैं, जो झाड़ियाँ होती हैं, उनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पर अपना एक से दूसरे पे जाकर वो गाना गा रहा है। एंड सिंगिंग अबाउट, किसके बारे में गा रहा है? द न्यू माउ। जो न्यू माउ होते हैं मतलब फ्रेशली कट, अभी अभी जो फ्रेश कटा हुआ मीट है। मीट मीन्स होता है ड्रिंकिंग फॉर्म बाय द फ्रेगमेंटिंग एंड वाटर, फ्रेगमेंटिंग हनी एंड वाटर उनसे बनती है, तो उसके बारे में वो गा रहा है। एंड अदर वंडर्स ऑफ द समर टाइम, और इसके साथ साथ समर के अंदर और क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या उसको वंडर, चमत्कार उसको उसके अंदर समर सीजन के अंदर दिखाई दे रहे हैं। जो ग्रास होपर है वो उसके बारे में गाना गा रहा है, सिंग कर रहा है। सो ही सेलिब्रेट्स द लग्जरी ऑफ द समर। वो सेलिब्रेट कर रहा है समर की लग्जरी को। देखो हर किसी का एक सीजन होता है फेवरेट, की वो कोई जो क्रिएचर है वो समर सीजन में कंफर्टेबल फील करता है, कोई जो क्रिएचर है वो विंटर सीजन में कंफर्टेबल फील करता है। तो सेम ऐसे ही जो ग्रास होपर है उसके लिए कंफर्टेबल सीजन जो है वो है समर। तो इसलिए उस जो अब समर चल रहा है तो वो उसके लिए बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही लग्जरियस सा टाइम है जिसको वो बहुत अच्छे से स्पेंड कर रहा है, और उसके बारे में वो सिंग कर कर बता रहा है। सो ही डिलाइट्स आर नेवर ending. When he is tired of having fun, he rests at ease under some pleasant shrub, as if only to get enough rest to start singing again. अब क्योंकि ग्रास होपर के लिए जो समर सीजन है वो बहुत ज़्यादा लग्जीरियस है, तो वो उसको अच्छे से स्पेंड कर रहा है, बिल्कुल आराम से उसके मतलब उसका हंसी खुशी उसको व्यतीत कर रहा है उस टाइम को। और जो थक जाता है बहुत ज़्यादा फन करके, बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक करके जो थक जाता है, तो वो पेड़ की एक ठंडी सी छाया के नीचे बैठ के आराम करता है ताकि वो फिर से अपने इस सीजन को एंजॉय कर सके। Okay, so this is the explanation of the first stanza. Now the second stanza. The poetry of earth is ceasing never, or a lone winter evening when the frost has wrought a silence from the stone there thrills the cricket's song in warmth increasing ever, and seems to one in drowsiness half lost, the grasshoppers among some grassy hills. अब तक हमने बात की समर सीजन की। समर सीजन का सिंबल रिप्रेजेंट किया है ग्रास होपर को। नाउ द विंटर सीजन। सो द पोएट स्टार्ट्स अगेन विद द सेम आइडिया एज द प्रीवियस स्टेंजा। सेम उसी आइडिया के साथ जो प्रीवियस स्टेंजा के अंदर जो पोएट ने अपना आइडिया दिया था, सेम उसी आइडिया के साथ सेकेंड स्टेंजा से वो स्टार्ट करता है। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर सीजिंग। जो पोएट्री है अर्थ की वो कभी भी सीजिंग मीन्स एंडिंग, इसकी कभी भी खत्म नहीं होती। सो नेवर एंडिंग, इट डिड नॉट स्टॉप इन द समर। वो कभी समर में भी नहीं रुकी थी। सो इट
डज नॉट स्टॉप इन द विंटर एज वेल। तो अब जब वो समर में नहीं रुकी, जब सब कुछ बंद था, थक गए थे सब सब चारों तरफ सन्नाटा था, वो जब नहीं रुकी तो उस जो अर्थ की जो ब्यूटी है, अर्थ का जो नेचर है, जो उसके लिए पोइट्री है, वो विंटर सीजन में भी नहीं रुकेगी। सो ऑन ए लॉनली विंटर इवनिंग, एक अकेली एक इवनिंग में, विंटर की एक इवनिंग में, व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी साइलेंट, क्योंकि सारी तरफ सन्नाटा फैला हुआ था, बिकॉज ऑफ द कोल्ड एंड फ्रॉस्ट, क्योंकि चारों तरफ क्या थी, सफेद चादर बिछी हुई थी, दैट मीन्स बर्फ गिरी हुई थी, चारों तरफ ठंड थी, बर्फ गिरी हुई थी। पोएट्री ऑफ अर्थ इज स्टिल गोइंग ऑन, मतलब सब कुछ शांत था, सब कुछ उस सफेद चादर से, सफेद कवर से ढका हुआ था, उस यानी कि बर्फ से ढका हुआ था, लेकिन फिर भी जो अर्थ की जो पोइट्री थी वो कंटिन्यू फॉर्म में थी, मतलब फिर भी चल रही थी। कैसे चल रही थी? इन विंटर दिस पोएट्री कम्स फ्रॉम अंडर द स्टोन। विंटर सीजन के अंदर जो ये पोइट्री आई उसकी, वो कहाँ से आई? एक स्टोन के नीचे से। समर के अंदर आई थी हेज टू हेज, जो बशीर से बशीर पर जो ग्रास ऊपर जा रहा था वहां से आई थी। अब विंटर सीजन के अंदर जो पोइट्री आ रही है वो कहाँ से आ रही है? एक रॉक के नीचे से, एक पत्थर के नीचे से आ रही है। वेयर द क्रिकेट इज सिंगिंग, और उस पत्थर के नीचे बैठ के कौन गा रहा है? क्रिकेट गा रहा है। ग्रास ऊपर ने रिप्रेजेंट किया समर सीजन को, अब यहाँ पे क्रिकेट की बात हो रही है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है आपके विंटर सीजन को। सो द क्रिकेट सॉन्ग कीप्स इंक्रीजिंग इन इट्स वार्म इन द मिडल ऑफ द विंटर। अब जो क्रिकेट जो सॉन्ग आ रहा है वो एक गर्माहट फील करवाता है, उससे फीलिंग आती है गर्माहट की, क्योंकि सर्दी में गर्माहट वाली फील, गर्मियों में ठंडक चाहिए होती है और सर्दियों में क्या होती है? गर्माहट चाहिए होती है, वो वाली फीलिंग उसके सॉन्ग से आ रही है। If someone listens to the song of the cricket on such a cold evening in a state of half sleep, they sound very much like the grasshopper song in the summer। अगर कोई सुने क्रिकेट के सॉन्ग को बड़ी दो, मतलब जो विंटर की जो इवनिंग है उसके अंदर अगर वो उसको सुने, जो बिल्कुल विंटर सीजन चल रहा है, बिल्कुल अपने इस पर है, तो कोई सुने तो उसको क्या लगेगा कि ये इवनिंग में ऐसा लग रहा है जैसे आधा सोया हुआ सा है, जो ग्रास ऊपर है उसकी जैसी फीलिंग आपको आएगी। सो इन दिस वे देयर इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ सॉन्ग गोइंग ऑन अबाउट द अर्थ। सो इस तरीके से, जिस तरीके से समर में ग्रास ऊपर गा रहा था, विंटर में अभी क्रिकेट गा रहा है, इस तरीके से अर्थ की जो पोइट्री है वो कंटिन्यूटी फॉर्म में रहती है। सीजन के अकॉर्डिंग क्रिएचर्स अपने अपने सीजन को चिल करते हैं, अपने अपने सीजन को अच्छे से स्पेंड करते हैं, तो यहाँ पर उसी को ही उस अर्थ की पोइट्री बताया जा रहा है। सो दिस इज व्हाट द पोएट मीन्स बाय सेइंग द पोइट्री ऑफ अर्थ नेवर एंड्स। तो इस वे में पोइट का कहना है कि जो अर्थ की जो पोइट्री है वो कभी भी फिनिश नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सीजन के अकॉर्डिंग क्रिएचर्स की कंफर्टेबिलिटी होती है, और अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो क्रिएचर्स होते हैं वो अपने अपने सीजन को एंजॉय करते हैं। तो यही है अर्थ की जो पोइट्री है वो, कि एक चीज, एक जो थिंग होती है, एक जो सीजन होता है वो फिनिश होता है, तो उसके जस्ट बाद में दूसरा स्टार्ट हो जाता है। तो जो अर्थ की जो पोएम है कंटिन्यूटी फॉर्म के अंदर जो है चलती रहती है। Okay, so this is the explanation of the second stanza. So here your poem has been finished now. Now I'm going to tell you some word meanings. First of all, faint, grow tired and lose consciousness for a short time. Faint का मतलब होता है बेहोश होना, कुछ समय के लिए अपने सुध बुध को खो देना। Now the hedge, मैंने अभी बताया, a boundary formed by closing shrubs and bushes। जब बहुत सारी झाड़ियां आपस में इकट्ठी हो जाती हैं और एक बाउंड्री बना देती हैं, उसको बोलते हैं हेज। नाउ द न्यू माउंट, अभी मैंने बताया था आपको, फ्रेशली कट, जो ताजा ताजा कट हुआ हो उसको बोलते हैं मीट। एक ड्रिंक होती है, मीट मीन्स MEAD, मीट मीन्स होता है अ ड्रिंक फॉर्म बाय फॉर्मेंटिंग हनी एंड वाटर। एक ड्रिंक होती है जो बनती है किससे? फॉर्मेंटिंग हनी से और वाटर से। नाउ द लग्जरी, रिचनेस, एक शाही तरीके की जो लाइफस्टाइल होते हैं इसको बोलते हैं लग्जरी। नाउ द वीड, वाइल्ड अनवांटेड प्लांट। वाइल्ड, यहाँ पे जो वीड है इन फर्स्ट स्टैंजा WEED, लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा, वीड। वीड मीन्स होता है वाइल्ड अनवांटेड प्लांट, जंगली पौधे जिनको बोलते हैं, जिन्हें हम अपने घरों में या कहीं पे भी हम उगाते नहीं हैं, वो खुद से उग जाते हैं। वाइल्ड अनवांटेड प्लांट्स को बोला जाता है वीड। ओके, नाउ इन फ्रॉम द सेकंड स्टैंजा, सीजिंग, मैंने अभी आपको बताया सीजिंग का मतलब होता है एंडिंग। ओके, नाउ द सेकंड लॉन,
lonely. Frost extremely cold and snow. Frost क्या होती है? बर्फ, जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड हो उसको उस टेम्परेचर को बोलेंगे वहाँ पे. Rot, WROUGHT. Rot मीन्स होता है established firmly, जिसको बहुत ही फर्म तरीके से एस्टैब्लिश किया जाए, बनाया जाए. Now the shrill comes out loud and clear. यहाँ पे shrill सेकेंड स्टैंडर्ड के अंदर है, थर्ड लाइन लास्ट वर्ड. shrill comes out, बिल्कुल एक तेज आवाज और क्लियर साउंड के साथ बाहर आने को बोलते हैं shrill. Now the drowsiness, state of half sleep. drowsiness का मतलब होता है जब आप मतलब ना जाग रहे हो ना सोए हुए हो, आधी नींद में हो, उसको बोलते हैं drowsiness. Okay, so this is the word meaning of the poem. Now I am going to discuss the question answer of the poem. Question number first is, discuss with your partner the following definition of a poem. A poem is made of words arranged in a beautiful order. These words, when read aloud with feeling, have a music and meaning of their own. अब वो क्या पूछ रहे हैं कि आप जब इसको पोएम इज मेड ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ ब्यूटीफुल ऑर्डर. अभी जैसे मैं आपको बताया कि ये एक सोनेट है. सोनेट के अंदर 14 लाइन्स होती हैं जिसको एक डेफिनेट राइमिंग स्कीम के अंदर लिखा जाता है. तो वो क्या कह रहा है कि इस पोएम को बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज किया गया है, ब्यूटीफुली ऑर्डर के अंदर इसको अरेंज किया गया है. सो दीज वर्ड्स व्हेन रीड अलाउड विद फीलिंग, जब इन वर्ड्स को, जो पोएम के जो वर्ड्स हैं उनको हम लाउडली स्पीक आउट करते हैं, सो हैव ए म्यूजिक एंड मीनिंग ऑफ देयर ओन. तो क्या उनका खुद का एक म्यूजिक है, उनकी खुद का एक मैथ कोई मीनिंग है? अकॉर्डिंग टू यू आपको अपना आंसर बताना है. सो ए पोएम इज मेड ऑफ वर्ड्स अरेंज इन अ ब्यूटीफुल ऑर्डर. बिल्कुल ये बात सही है कि ये पोएम जो है एक ब्यूटीफुली अरेंज ऑर्डर के अंदर है. दीज वर्ड्स व्हेन रीड अलाउड विद फीलिंग, जब इन वर्ड्स को हम फीलिंग के साथ अलाउड बोलते हैं, हैव ए म्यूजिक एंड मीनिंग ऑफ देयर ओन. इन दिस वे अ पोएम बिलोंग्स टू बोथ द पोइट एंड द रीडर. तो ये जो पोएम है ये दोनों को से कोरिलेट हो जाती है. पोइट की इमोशंस को भी, फीलिंग्स को भी रिप्रेजेंट करती है, और रीडर जिस वे में उसको पढ़ रहा है उसको भी ये रिप्रेजेंट करती है. इट एक्ट एज अ शेयर जॉय पास फ्रॉम वन टाइम टू अनदर. ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि जो खुशी होती है वो एक टाइम से, एक सीजन से दूसरे सीजन में पास आउट हो रही है. वन कंट्री टू अनदर, एक देश से दूसरे देश में, एक इंसान से दूसरे इंसान के पास. So it crossed boundaries of time and space to spread joy and music of their own. इससे क्या है कि मतलब उसके लिए जो नेचर है, जो नेचर की जो ब्यूटी है, जो नेचर की जो पोएम है वो बाउंडेड नहीं है, वो बाउंड्रीज के अंदर बंधी हुई नहीं है, वो अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस कर रही है टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग. Now the question number second, the poetry of earth is not made of words. What is it made of as suggested in the poem? आपको पोएम के अकॉर्डिंग आंसर देना है. The poetry of earth is not made of words. So अर्थ की जो पोएट्री है वो वर्ड से नहीं बन सकती. अपनी अर्थ इतनी ब्यूटीफुल है, इसका जो नेचर इतना अच्छा है, आप मतलब देखोगे तो उसको हम अपने वर्ड्स के अंदर एक्सप्रेस, उसकी जो ब्यूटी है उसको हम अपने वर्ड्स के अंदर एक्सप्रेस नहीं कर सकते. सो वर्ड्स आर ह्यूमन इन्वेंशन. जो वर्ड्स हैं वो क्या है? ह्यूमन इन्वेंशन है. इंसान अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड का यूज करता है. सो पोएट्री ऑफ अर्थ डजंट डिपेंड ऑन ह्यूमन बीइंग्स. जो अर्थ की जो पोएट्री है वो किसी भी तरीके से ह्यूमन बीइंग के ऊपर डिपेंड नहीं करती. सो पोएट्री ऑफ अर्थ कम्स फ्रॉम ऑल द लिविंग बीइंग्स. जो अर्थ की जो पोएट्री है वो सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग पर नहीं, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स इस अर्थ के ऊपर रहते हैं उन सभी से बिलोंग करती है. इन समर इट इज मेड ऑफ ग्रास ओपर साउंड. जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है समर के अंदर ग्रास ओपर के साउंड का. इन विंटर इट इज मेड ऑफ क्रिकेट स्ट्रिपिंग. और जो विंटर सीजन है उसमें क्रिकेट की आवाज का. सो एट अदर टाइम इट इज मेड ऑफ बर्ड सॉन्ग्स. और दूसरे टाइम पर मतलब समर में ग्रास ओपर बता दिया, विंटर में आपको क्रिकेट बता दिया, उसके बाद क्या बचा? रेनी सीजन बचा. उसके अंदर क्या होगा? बर्ड्स के सॉन्ग होंगे, क्योंकि उस टाइम पे हरियाली छाई होती है. तो बर्ड्स की चिर्पिंग, जो उनका जो सॉन्ग होते हैं उनकी आवाज आती है. सो वी कैन इवन ऐड वाटर साउंड, विंड साउंड एक्सेट्रा टू द पोएट्री ऑफ द अर्थ. जो अर्थ की पोएट्री है उसमें सिर्फ यही नहीं कि लिविंग क्रिएचर्स जैसे अभी केवल ग्रास ओपर या क्रिकेट का ही सॉन्ग हम ऐड कर सकते हैं, नहीं.
दूसरे सीजन में जो वर्ड्स है वो बोल सकती है, पानी के झरने गिर रहे हैं तो उसकी साउंड हो सकती है, पानी जो चल रहा है नदी के अंदर उसकी साउंड हो सकती है, तेज हवा जब बहती है उसकी साउंड हो सकती है। ये सब क्या है, नेचुरल ब्यूटी है, अर्थ का ही पार्ट है, अर्थ की ही ब्यूटी है। तो वो क्या कह रहे हैं कि अर्थ की जो ब्यूटी है वो कभी भी फिनिश नहीं हो सकती, क्योंकि जब यहाँ पर एक चीज खत्म होती है तो दूसरी ऑटोमेटिकली क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड इन द पोएम लाइन दैट मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट इज द ग्रासहोपर्स हैप्पीनेस नेवर कम्स टू एन एंड। अब जो ग्रासहोपर की जो खुशी थी वो कभी न अंत होने वाली थी। रीजन है द पोएम लाइन, आपको इससे रिलेटेड आपको पोएम से लाइन को अंडरलाइन करना है। सो द पोएम लाइन दैट मैच द अबाउट स्टेटमेंट इज दिस, ही हैज नेवर डन विद हिज डिलाइट। अब इसमें क्या बोला था कि द ग्रासहोपर हैप्पीनेस नेवर कम्स टू एन एंड, कि उस ग्रासहोपर की खुशी का कभी अंत नहीं होगा। तो इस चीज से मैच करती हुई पोएम से लाइन जो है वो है, ही हैज नेवर डन विद हिज डिलाइट। It is in the first stanza. This line is in the last second stanza, with his delight. He has never done with his delight. Now the second part of the third question. The cricket song has a warmth that never decreases. जो क्रिकेट का जो सॉन्ग है वो एक वार्मथ है, एक ऐसी फीलिंग है वार्मथ वाली जो कभी भी डिक्रीज नहीं होती। इस चीज को रिप्रेजेंट करते हुए जो लाइन है वो आपको फाइंड आउट करनी है पोएम से। सो द लाइन ऑफ द पोएम दैट मैचेस द अबाउट स्टेटमेंट इज दिस, द क्रिकेट सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर। इट इज इन द सेकंड स्टेंजा, फोर्थ लाइन, द क्रिकेट सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर। तो जो स्टेटमेंट दिया गया है जो उस लाइन को एक्सप्रेस कर रहा है वो है द क्रिकेट सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, which word in stanza second is opposite in meaning to the frost? सेकंड स्टेंजा के अंदर जो वर्ड है is the opposite in meaning of to the frost। फर्स्ट का अपोजिट मीनिंग दिया गया है, वो क्या है? the word is warm। frost मतलब जम जाना, टेम्परेचर का डाउन में चले जाना, ठंडा पड़ जाना, और वार्म का मतलब टेम्परेचर का बढ़ना, गर्माहट को बोला जाता है। सो जो वार्म है वो अपोजिट वर्ड है किसका? फ्रॉस्ट का। So the word warmth in stanza second is opposite in the meaning to the frost. Now the last question number 5. The poetry of earth continues around the year through a cycle of 2 seasons. Mention each with its representative voice. यहाँ पे जो पॉइंट है, जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो पोइट्री है अर्थ की वो कंटिन्यूटी फॉर्म में चलती रहती है पूरे ईयर। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे साल एक ही सीजन रहता है, चेंज होता रहता है। तो इसकी एक साइकिल बनी हुई है कि विंटर है, विंटर के बाद समर आएगा, रेनी सीजन आएगा, इस तरीके से एक साइकिल बनी हुई है, वो साइकिल चलती रहती है। सो मेंशन ईच, आपको प्रत्येक को ईच दिया गया है क्योंकि यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेटिव वर्ड्स के साथ उसको एक्सप्रेस करना है। द पोएट्री ऑफ अर्थ कंटिन्यूज राउंड द ईयर थ्रू द साइकिल ऑफ समर एंड विंटर। इन समर इट्स representative voice is the grasshopper song and in winter its representative voice is the cricket song। आपको पोएम के अकॉर्डिंग बताना है कि जो यहाँ पे 2 सीजन्स की बात हुई है, विंटर सीजन की और समर सीजन की, उनको रिप्रेजेंटेटिव वॉइस किसकी दी गई है। तो यहाँ पे समर सीजन को तो रिप्रेजेंटेटिव वॉइस किसकी दी गई है? ग्रासहोपर वॉइस दी गई है। और जो विंटर है उसको रिप्रेजेंटेटिव वॉइस किसकी दी गई है? क्रिकेट की जो वॉइस है वो दी गई है। ओके, सो दिस इज द question answer of the poem, and so here your poem has been finished with the question answer and the word meaning. So dear students, listen the video carefully, then read out the whole poem and try to do question answer yourself. Okay, बेटा चाहे आप चैप्टर की को पूरा रीड आउट करो या ना करो, क्योंकि वो आप जब भी पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, उसकी एक्सप्लेनेशन सेम रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती। बट जो पोएम होती है उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है वो समझना पड़ता है, क्योंकि वर्ड्स छोटे छोटे होते हैं, लाइन छोटी होती है, लेकिन उनका जो एक्सप्लेनेशन होती है
उसका जो जो मतलब डेप्थ मीनिंग होता है, इनका बहुत गहराई का मीनिंग होता है, वो हमें बताना होता है। तो आपको पोएम को तो कंपलसरी है कि आप उसको सुनो, अदरवाइज आपको वो समझ में नहीं आएगी। तो आपको पोएम की जो वीडियो है वो तो आपको देखनी है ताकि आपको पोएम अच्छे से समझ में आ जाए। सो हियर आवर रीडर पोर्शन हैज बीन फिनिश्ड नाउ। अब हमारा रीडर पोर्शन फिनिश हो गया है। अब हम नेक्स्ट हम अपनी ग्रामर स्टार्ट करेंगे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड आवर grammar topic. Okay, so till then, stay home, stay safe.